मनीष तिवारी ने पंजाब कांग्रेस के हालात पर सोनिया गांधी से लेकर सिद्धू तक को ऐसी डांट पिलाई कि अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम के मामले में कांग्रेस न सिर्फ अब बैकफुट पर आ गई है, बल्कि इस पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ने में जुट गई है। सिद्धू ने कहा कि पार्टी को अब मूल मुद्दों पर लौटना चाहिए। दरअसल पंजाब कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह के बीच पार्टी के मनीष तिवारी ने पूर्व प्रदेश प्रभारी हरीश रावत और नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। मनीष तिवारी ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वैसी अराजकता 40 वर्षों में नहीं देखी। इसके बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बैकफुट पर आते दिखाई दिए। पंजाब के मंत्री और नेता पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी मित्र अरूसा आलम को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सिद्धू ने इसे रोकने के लिए ये बयान दिया है। पिछले दिनों सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी मित्र अरूसा आलम का मुद्दा उठाया और ट्वीट कर कहा, अरूसा आलम के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज ISI से संबंध की जांच के DGP को आदेश दिए गए हैं। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की टीम और शिरोमणि अकाली दल ने उन पर निशाना साधा और रंधावा खुद घिरते दिखे। इसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट हटा दिया और सफाई दी कि इस मामले की जांच केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसके बाद इस विवाद पर मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि 40 वर्षों में मैंने ऐसी अराजकता कभी नहीं देखी। अरूसा आलम मामले में कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगाने के लिए सिद्धू आगे आए और ट्वीट में लिखा कि हमें वास्तविक मुद्दों पर वापस आना चाहिए। हम वित्तीय आपातकाल का मुकाबला कैसे करेंगे, जो हमारे लिए बड़ी चुनौती है। दोनों ही नेता के ट्वीट से पंजाब कांग्रेस में उठापटक और घमासान थमता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस 2022 के चुनाव को लेकर सारा नजला कैप्टन अमरिंदर सिंह पर गिराने में जुटी है। मनीष तिवारी ने पंजाब कांग्रेस में विवाद और घमासान के लिए पूर्व प्रभारी हरीश रावत और नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी सहयोगी हाईकमान की खुली अवहेलना कर रहे हैं। बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ सार्वजनिक रूप से झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम सोचते हैं कि पंजाब के लोग इस नौटंकी से घृणा नहीं करते? बेअदबी, नशा, बिजली और अवैध रेत खनन के मुद्दे कहां हैं? ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने बगावत शुरू की थी। इस बगावत के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मनीष तिवारी ने इस मुद्दे को पुनः उठाकर बता दिया कि ये मुद्दे अभी भी वहीं पर खड़े हैं। मनीष तिवारी के हमले के बाद सिद्धू ने कहा कि हम वित्तीय आपातकाल का मुकाबला कैसे करेंगे, जो हमारे लिए बड़ी चुनौती है। मैं असली मुद्दों पर डटा रहूंगा। स्वार्थी लोगों को दूर करें और केवल उस रास्ते पर ध्यान केंद्रित करें जो पंजाब को जीत की ओर ले जाए। राज्य के संसाधनों को निजी जेब में जाने के बजाय उन्हें कौन वापस लाएगा? राज्य के पुनरुत्थान की पहल का नेतृत्व कौन करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवाब मलिक हो या संजय राउत या फिर खुद उद्धव ठाकरे, सबके निशाने पर समीर वानखेड़े ठीक वैसे ही हैं जिस तरह से अर्नब गोस्वामी थे। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करवाकर उद्धव ठाकरे ने तो जेल भिजवा दिया था। अब महाराष्ट्र की पूरी सरकार समीर वानखेड़े को जेल में सलाखों के पीछे देखना चाहती है। सरकार के मंत्री नवाब मलिक तो इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वे समीर वानखेड़े की नौकरी छीन लेंगे। समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करवाने के लिए पूरी कहानी रच दी गई है। वजह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तारी और फिर उनको जमानत नहीं मिलना है। इस वजह से उद्धव सरकार बेहद परेशान है। लेकिन अपने खिलाफ रची जा रही साजिश को देखते हुए समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा। अपने पत्र में समीर वानखेड़े ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। पत्र में वानखेड़े ने कहा कि उन्हें इस बात की सूचना मिली है कि कुछ अनजान लोग अपराध से जुड़े होने के कारण उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने नवाब मलिक का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ बड़े ओहदे वाले लोगों ने उन्हें पद से हटवाने और जेल भिजवाने की बात कही है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मुथा अशोक जैन ने प्रभाकर सेल के आरोप को डायरेक्टर जनरल के पास भेज दिया है। एनसीबी अधिकारी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से गलत उद्देश्य और आरोपों के आधार पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया।
आर्यन ड्रग्स मामले में गवाह होने का दावा कर रहे प्रभाकर सैल ने एनसीबी पर 18 करोड़ रुपए में डील करने और प्लेन कागज पर साइन करवाने का आरोप लगाया है। इस आरोप पर भी एनसीबी ने बयान जारी किया है। एनसीबी के अधिकारी मुथा अशोक जैन के मुताबिक प्रभाकर सैल का हलफनामा सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचा है। खुद को केपी गोसावी का बॉडीगार्ड बताने वाले प्रभाकर सैल ने यह दावा किया था कि उसने गोसावी और सैम डिसूजा की बातचीत को सुना, जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने की बात कही गई थी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू को जब तब सीएम नहीं बन पाने का गम सताता रहता है और जब भी ऐसा होता है तब वे सीएम चन्नी पर हमलावर हो जाते हैं। इस बार तो सिद्धू ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं पीछे की सीट पर बैठने वाला नहीं हूं। सिद्धू ने लगातार 3 ट्वीट्स करके पार्टी और पंजाब की चन्नी सरकार पर कई सवाल उठाए। सिद्धू ने ट्वीट करके कहा, पंजाब को अब अपने असल मुद्दों पर वापस आना चाहिए। ये मुद्दे हर पंजाबी और हमारी आने वाली पीढ़ी की चिंता को बढ़ाने की वजह हैं। हम उस वित्तीय आपातकाल का मुकाबला कैसे करेंगे जो लगातार हमारे सामने परेशानी पैदा कर रहा है। मैं लगातार असल मुद्दों पर डटा रहूंगा और पिछली सीट पर नहीं बैठूंगा। अपने दूसरे ट्वीट में सिद्धू ने कहा कि ये डैमेज कंट्रोल और अपूरणीय क्षति के बीच अंतिम चुनाव है। सवाल है कि राज्य के संसाधनों को निजी जेबों में जाने के बजाय राज्य के खजाने में कौन वापस लाएगा। हमारे महान राज्य को समृद्धि के रास्ते पर वापस लाने के लिए नेतृत्व कौन करेगा। सिद्धू ने अपने तीसरे ट्वीट में कहा कि पंजाब के पुनरुद्धार के रोडमैप से धुंध को साफ होने दें, उसके बाद सच्चाई सूरज की तरह चमकने लगेगी। राज्य को बर्बाद कर रहे निहित तत्वों पर कार्रवाई हो, उस रास्ते पर फोकस किया जाए जिससे जीतेगा पंजाब, जीतेगी पंजाबियत और जीतेगा हर पंजाबी। नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसके बाद उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सिद्धू को उम्मीद थी कि कैप्टन के बाद सीएम की कुर्सी उन्हें ही मिलेगी। चरणजीत सिंह चन्नी के पास चली गई। इसके बाद सिद्धू रह रहकर लगातार आक्रामक बयान जारी करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। आर्यन खान और समीर वानखेड़े को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ अलग ही खिचड़ी पकने लगी है। महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल पार्टियां आर्यन की गिरफ्तारी को अल्पसंख्यक उत्पीड़न से जोड़कर देख रही हैं, तो रामदास अठावले ने अब समीर वानखेड़े का साथ देते हुए पिछड़ा कार्ड खेल दिया। मतलब कि ओबीसी बनाम मुस्लिम के नाम पर महाराष्ट्र की सियासत एक तरह से बंट गई है। नवाब मलिक और संजय राउत रोज कोई ना कोई नया वीडियो या फिर तस्वीर सामने रखकर समीर वानखेड़े पर निशाना साधने के साथ ये कहना नहीं भूलते कि आर्यन खान को जानबूझकर फंसाया गया है। क्रूज पर ड्रग के मामले में सियासत यहां तक पहुंच गई है कि महाविकास अघाड़ी के नेता इसे मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई का रंग देने में जुटे हैं। तो आरपीआई नेता रामदास अठावले ने कह डाला कि समीर वानखेड़े पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इस मामले में नवाब मलिक ने मांग की है कि राज्य सरकार को एक एसआईटी गठित कर पूरे प्रकरण की जांच करनी चाहिए। संजय राउत ने नवाब मलिक की इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य के गृह मंत्री जो कि एनसीपी के ही हैं, दिलीप वलसे पाटिल को नवाब मलिक की मांग पर ध्यान देना चाहिए। अगर राज्य सरकार इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करती है तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी मुंबई पुलिस की जांच के दायरे में आ जाएंगे। यानी केंद्र और राज्य के बीच जो संघर्ष अनिल देशमुख परमवीर सिंह के केस में देखने को मिल रहा है, वैसे ही संघर्ष आने वाले दिनों में इस केस में भी देखने को मिल सकता है। संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ये अंदेशा अब सच होता दिख रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए ये सारा कुचक्र रच रही हैं। उन्होंने कहा कि एनसीबी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी किसके दबाव में काम कर रही है, ये देश को पता चलना चाहिए। एनसीबी पर जो आरोप लगे हैं वह कोई सीधे साधे आरोप नहीं है, बेहद गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक जो आरोप इतने दिनों से लगा रहे हैं वह कोई हवाई आरोप नहीं है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी वाड्रा इस बात से बेहद परेशान हैं कि जो बातें वे बंद कमरे में करते हैं वो ठीक उसी वक्त कमरे के बाहर पहुंच जाती है और पार्टी की फजीहत हो जाती है। ऐसा न हो पाए इसलिए हाल ही में हुए वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने से पहले सभी सदस्यों के मोबाइल फोन बाहर रखवा लिए।
16 अक्टूबर को हुए इस बैठक से पहले कांग्रेस आलाकमान ने तय किया था कि कोई भी सदस्य फोन लेकर नहीं आएगा ताकि मीटिंग की बातें बाहर न आ सकें। हालांकि सोनिया गांधी की ये कोशिश भी नाकाम हो गई और फोन न होने के बावजूद सारी बातें रियल टाइम पर बाहर लीक हो गईं। अब कांग्रेस इस बात को लेकर परेशान है कि ये बातें लीक हुई तो हुई कैसे और किया तो किसने किया। इस बार मीटिंग में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही थी। इस चुनाव को लेकर शेड्यूल की भी बातें हुई। अब ये शेड्यूल जब तक कांग्रेस की तरफ से आता उससे पहले ही मीटिंग के अंदर से ही किसी ने इसका पूरा खाका लीक कर दिया, जबकि कांग्रेस के सूचना विभाग को भी काफी देर से इस शेड्यूल की जानकारी मिली थी, लेकिन उससे पहले ही ये खबर मीडिया में आ चुकी थी। अब कांग्रेस नेता इस बात से परेशान है कि आखिर मीटिंग की बातें लीक हुई तो हुई कैसे और किसने की, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं समेत सभी सदस्यों के मोबाइल फोन बाहर ही रखवा दिए गए थे। किसी भी सदस्य के पास अपना फोन था ही नहीं। कांग्रेस आलाकमान को एक बार फिर ये बातें लीक होने से किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। 16 अक्टूबर से पहले की मीटिंग के दौरान की गई बातें भी तुरंत मीडिया के सामने आ गई थीं। इसलिए इस बार कांग्रेस पहले से ही सतर्क थी। मीटिंग में पहले ही फोन बाहर रखवाने का फैसला किया गया, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सभी नेताओं ने बाहर ही अपना फोन रख दिया। इसके बाद भी बातें लीक हो ही गईं। इस मीटिंग में भी सोनिया गांधी ने साफ कहा था कि यहां से वही बातें बाहर जाएंगी जो हम तय करेंगे। ग्रुप 23 के नेताओं को लेकर भी सोनिया ने कड़े तेवर दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने सदा स्पष्टवादिता की सराहना की है, मुझसे मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं है। आगे सोनिया गांधी ने कहा कि हम इस मीटिंग में खुली और ईमानदार चर्चा करते हैं, लेकिन इस चार दीवारी से बाहर जो बात जाए वो CWC का सामूहिक फैसला होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के पतन का सिलसिला जारी है और इसके साथ ही नेताओं के पार्टी छोड़ने का काम भी जारी है। ताजा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां उपचुनाव के बीच कांग्रेस के एक विधायक ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बड़वाह से विधायक सचिन बिरला ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बिरला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बड़वाह में आयोजित जनसभा में बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा संसदीय क्षेत्र के बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के बेड़िया में जनसभा को संबोधित करने गए थे। यहां आयोजित सभा में कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस ने इसे सौदेबाजी की राजनीति बताया है। बिरला ने बड़वानी जिले की बड़वाह विधानसभा सीट पर पिछला चुनाव जीता था और वे यहां के जनाधार वाले नेता हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कांग्रेस विधायक सचिन बिरला को अंगवस्त्र पहनाकर बीजेपी में शामिल करते हुए स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होने पर बिरला ने कहा कि उनका एक ही लक्ष्य है, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास। उन्होंने कहा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब उनके पास समय नहीं होता था। अब जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने क्षेत्र के विकास के अधिकारियों को निर्देश दिए। कांग्रेस विधायक के भाजपा में जाने पर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने सौदेबाजी से प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। जनता ने तो उन्हें चुनावों में नकार दिया था, घर बैठा दिया था। उन्होंने आगे कहा कि अब प्रदेश में हो रहे इन 4 उपचुनावों में भी भाजपा ने जनता का मूड देख लिया है। भाजपा को संभावित परिणामों का अंदेशा हो गया है कि उनका जनाधार खत्म हो चुका है। जनता अब उनको एक पल भी सत्ता में देखना नहीं चाहेगी। तो अब अपने खोए जनाधार को बचाने के लिए बीजेपी एक बार फिर सौदेबाजी कर प्रदेश की राजनीति को कलंकित करने में जुट गई है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप कितनी भी सौदेबाजी की राजनीति कर लो, लेकिन आपकी ये कुर्सी अब बचने वाली नहीं है, क्योंकि जनता आपको नकार चुकी है और आपकी इस सौदेबाजी की राजनीति को इन चुनावों में मुंहतोड़ जवाब देगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। समीर वानखेड़े नवाब मलिक और शिवसेना की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को लेकर अदालत पहुंच गए और कहा कि उन पर लगाए गए अपमानजनक आरोप न केवल झूठे थे बल्कि भ्रामक, शरारती और दुर्भावनापूर्ण थे। वानखेड़े का यह बयान तब सामने आया जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के जन्म से संबंधित एक दस्तावेज ट्विटर पर शेयर किया और लिखा कि जालसाजी यहां से शुरू हुई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि मेरे निजी डॉक्यूमेंट मेरे अनुमति के बगैर सार्वजनिक किए गए। महाराष्ट्र सरकार के एक
मिनिस्टर के पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाने और मेरे खिलाफ भड़काऊ कमेंट करते हुए माहौल बना रहे हैं। इसकी वजह से मैं, मेरी पत्नी, मेरे पिता सब मानसिक और इमोशनल दबाव में हैं। अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलासा करते हुए वानखेड़े ने कहा कि मैंने शबाना कुरैशी से 2006 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की और बाद में साल 2016 में कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हम आपसी सहमति से अलग हुए। साल 2017 में मैंने क्रांति रेडकर से विवाह किया। इसके साथ ही वानखेड़े ने कहा कि मेरे परिवार और मेरी स्वर्गीय मां का अपमान किया जा रहा है। मेरा पक्ष जाने बगैर ही मिनिस्टर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पिता ध्यानदेव वानखेड़े स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर थे। साल 2007 में रिटायर हुए। उनके पिता हिंदू और मां मुस्लिम थी। वो दोनों अलग कम्युनिटी से आते थे और उनकी मिली विरासत पर मुझे गर्व है। नवाब मलिक शुरू से ही आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई के आलोचक रहे हैं। नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े लॉकडाउन के दौरान दुबई में थे और वह एक जबरन वसूली रैकेट के तहत बॉलीवुड हस्तियों को निशाना बना रहे थे। नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देते हुए समीर वानखेड़े ने कहा कि वह केवल उस एक ही बात के बारे में सोच सकते थे जब मंत्री से दामाद समीर वानखेड़े को एनडीपीएस एक्ट के तहत एक ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था और तब से ही मेरे और परिवार से व्यक्तिगत बदला लेने का यह सिलसिला शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी दिवंगत मां को टारगेट किया जा रहा है। मुझे गिरफ्तारी का खतरा है क्योंकि यह ईमानदार और निष्पक्ष जांच करने के लिए कुछ निहित स्वार्थों के अनुकूल नहीं है। मैं उन सभी चीजों का सामना करने के लिए तैयार हूं जो कानून में है और स्पष्ट रूप से मेरी बेगुनाही को सामने लाएंगी। यह अदालत निष्पक्ष जांच की पवित्रता को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बात समीर वानखेड़े से होती हुई शाहरुख खान के मैनेजर पूजा तक पहुंच गई है। फिलहाल समीर वानखेड़े को हटाने पर एनसीबी मुख्यालय वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इस मामले में अहम किरदार किरण गोस्वामी गायब ही रहा तो इस मामले की गंभीरता एंटीलिया कांड की तरह हो जाएगी। साथ ही केंद्र को मजबूरन सीबीआई जांच के आदेश भी देने पड़ सकते हैं। इन सभी मामलों के बीच समीर वानखेड़े को दिल्ली तलब किया गया है। क्रूज ड्रग्स का मामला और गिरफ्तार हुए आर्यन खान और फिर निशाने पर आई अनन्या पांडे। आर्यन खान तो जेल चले गए लेकिन अनन्या से पूछताछ लगातार जारी है। इस बड़ी कही जाने वाली जांच के बीच अचानक मामले के गवाह प्रभाकर सैल ने एनसीबी के अधिकारियों पर 18 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया तो एनसीबी के जांच अधिकारी ही जांच के दायरे में आ गए और एनसीबी मुख्यालय को विजिलेंस जांच के आदेश देने पड़े। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में गवाह द्वारा लाए गए आरोपों को एनसीबी मुख्यालय ने बेहद गंभीर माना है क्योंकि गवाह ने रिश्वत के साथ साथ ब्लैंक पेपरों पर हस्ताक्षर कराए जाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में कोर्ट भी इस मामले में गंभीर रुख अपना सकता है। लिहाजा एनसीबी मुख्यालय ने इस पूरे मामले की आरंभिक समीक्षा के बाद बिंदुवार तरीके से जांच करने की रणनीति बनाई है। साथ ही समीर वानखेड़े को जांच से हटाए जाने को लेकर वेट एंड वॉच करने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि आरंभिक समीक्षा के बाद कहा गया कि इस मामले में एक तरफ मुंबई कोर्ट में खुद समीर वानखेड़े की एप्लीकेशन है तो दूसरी तरफ मामले का गवाह पुलिस स्टेशन पहुंचा हुआ है। ऐसे में मामले की पूरी समीक्षा के बाद ही समीर वानखेड़े को जांच से हटाने पर अंतिम निर्णय होगा। लेकिन इस मामले में एनसीबी हेडक्वार्टर की विजिलेंस जांच जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक अपने ही अधिकारियों के खिलाफ जांच की जो रूपरेखा बनाई गई है उसके मुताबिक गवाह के एफिडेविट में जिन लोगों के नाम लिखे हुए हैं उन सभी से पूछताछ की जाए जिसमें प्रभाकर सैल खुद भी हैं, सैम डिसूजा, किरण गोस्वामी हैं। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से भी पूछताछ की जाएगी क्योंकि प्रभाकर ने आरोप लगाया है कि उसने किरण गोस्वामी और पूजा से पैसों के बारे में बातचीत होते देखा था। एनसीबी के अधिकारी सालेकर से भी पूछताछ होगी जिसने प्रभाकर से ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए थे। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी मुंबई को मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि मामले के गवाह किरण गोस्वामी को भी तलब किया जाए जिससे जांच जल्द से जल्द पूरी हो सके क्योंकि इस मामले का अहम किरदार गोस्वामी गायब ही रहा तो भविष्य में इस केस के गंभीर बनने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।